हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, ये ऑटोमेशन का वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग वीडियो नंबर 1 देख चुके हैं, जिसमें ऑटोमेशन के बारे में जाने थे, ऑटोमेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाने थे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में, कि ऑटोमेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी आपको ऑटोमेशन का नोट्स और वीडियो मिल सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके हार्ड ऑटोमेशन और एक होते हैं आपके सॉफ्ट ऑटोमेशन। हार्ड ऑटोमेशन को ही फिक्स्ड पोजीशन ऑटोमेशन भी कहा जाता है, और सॉफ्ट ऑटोमेशन को प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कहा जाता है। मतलब ऐसे ऑटोमेशन जिसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज किया जा सके और उसको प्रोग्राम करके बदला जा सके, उसको सॉफ्ट ऑटोमेशन कहते हैं, और जिसको ना बदला जा सके उसको हार्ड ऑटोमेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हार्ड ऑटोमेशन क्या कहलाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन द प्रोडक्शन मशीन आर डिजाइन टू प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, यानी कि एक स्टैंडर्ड जो बना होता है उसी प्रोडक्ट को हम लोग बना सकते हैं। अगर वो चाहेंगे कि स्टैंडर्ड को बदल दें तो वैसा नहीं हो पाता है। सच एज इंजन ब्लॉक, गियर, स्पिंडल ETC। और हार्ड ऑटोमेशन जो है आपके मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब एक कोई प्रोडक्ट है उसको हम मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत सारे एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसमें हार्ड ऑटोमेशन का उपयोग हम लोग करते हैं। ऑल्दो प्रोडक्ट साइज एंड प्रोसेसिंग पैरामीटर्स इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। सच एज स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट कैन बी चेंज। और प्रोसेसिंग पैरामीटर को जो चेंज नहीं कर सकते, और स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट को इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है आपके दीज मशीन आर स्पेशलाइज्ड एंड दे लैक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें बहुत कम होता है। दीज मशीन आर expensive to design, their economical use requires the प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स वेरी लार्ज क्वांटिटी, यानी कि मास प्रोडक्शन। हम पहले ही बोले आपको कि हार्ड ऑटोमेशन जो है मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। द मशीन दैट आर यूज इन हार्ड ऑटोमेशन आर कॉल्ड ट्रांसफर मशीन। वैसे मशीन जो हार्ड ऑटोमेशन में यूज किए जाते हैं उसको हम लोग ट्रांसफर मशीन के नाम से जानते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट, और 2 मेजर कंपोनेंट्स को ये रखता है। एक होता है आपके पावर हेड प्रोडक्शन यूनिट। तो पावर हेड प्रोडक्शन यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ फ्रेम और बेड और फ्रेम को कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक ड्राइव, मोटर्स, गियर बॉक्स एंड टूल स्पिंडल्स। पावर हेड प्रोडक्शन यूनिट आर सेल्फ कांस्टेंट। पावर हेड प्रोडक्शन यूनिट जो है आपका सेल्फ कांस्टेंट होता है। उसके बाद है आपके ट्रांसफर मैकेनिज्म एंड ट्रांसफर लाइन। ट्रांसफर मैकेनिज्म आर यूज टू मूव द वर्कशिप फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। वर्कशिप को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करने के लिए हमको ट्रांसफर मैकेनिज्म का उपयोग करना पड़ता है। और फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, यानी कि एक मशीन से दूसरे मशीन से या एक वर्कशिप से दूसरे वर्कशिप पे कन्वर्ट करने के लिए। वर्कशिप्स आर ट्रांसफर बाय सेवरल मेथड, बहुत सारे मेथड के द्वारा वर्कशिप्स को ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं, जिसमें है आपके रेल्स एलोंग विच द पार्ट्स आर प्लेस्ड और पैलेट्स आर पुश्ड और पुल्ड बाय द वेरियस मैकेनिज्म। बहुत सारे मैकेनिज्म के द्वारा रेल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे पुल या पुश किया जा सकता है, उससे हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद रोटरी इंडेक्सिंग टेबल। रोटरी इंडेक्सिंग टेबल आप लोग देखे होंगे कि स्क्वायर सर्कल के रूप में एक रोटरी इंडेक्सिंग टेबल होता है जो मूव करते रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पे मैकेनिज्म को चेंज करते रहता है। उसके बाद है ओवरहेड कन्वेयर। कन्वेयर आप लोग देखे ही होंगे, कन्वेयर का यूज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है आपके एग्जाम्पल ऑफ हार्ड ऑटोमेशन। हार्ड ऑटोमेशन के एग्जाम्पल जो है आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होते हैं और शुगर प्लांट होते हैं, और साथ ही साथ NC मशीन और रोबोटिक्स में इसमें किया जा सकता है। उसके बाद है आपके सॉफ्ट ऑटोमेशन। सॉफ्ट ऑटोमेशन किसे कहते हैं? तो इन सॉफ्ट ऑटोमेशन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ द मशीन एंड इट्स फंक्शन बाय वेरियस प्रोग्राम, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम के द्वारा इसको फंक्शन कराया जा सकता है। और इसका प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे प्रोग्राम से ये फंक्शन होता है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो मशीन का टाइप
प्रोडक्ट का टाइप भी चेंज हो सकता है। तो ये जो है फ्लेक्सिबल होता है आपका सॉफ्ट ऑटोमेशन। हार्ड ऑटोमेशन फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसके बाद है आपके सॉफ्ट ऑटोमेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट because the machine can be easily reprogrammed to produce a part having a shape or dimension difference from the one product just before it because it's this characteristic soft automation can be product parts having complex shape, यानी कि complex shape वाले पार्ट्स को भी हम लोग सॉफ्ट ऑटोमेशन के द्वारा बना सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे बोला गया है, यानी कि रीप्रोग्राम कर देंगे तो अगर प्रोग्राम हम लोग चेंज कर देंगे तो मशीन का कंस्ट्रक्शन भी हम प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट हम लोग इसमें बना सकते हैं और इसको जो है हम लोग स्मॉल प्रोडक्शन के लिए उपयोग करते हैं। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इंक्लूड्स द एक्सटेंसिव यूज्ड फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विथ द हाई लेवल ऑफ इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इसका प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी जो है वो बहुत हाई लेवल पे होता है और हार्ड ऑटोमेशन का इफिशियंसी जो है आपका कम होता है, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। प्रोडक्टिविटी उसका हाई लेवल पे होता है लेकिन इफिशियंसी जो है वो कम होता है। इसके बाद है एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और क्लॉथिंग इंडस्ट्री में आपका सॉफ्ट ऑटोमेशन का यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल कंट्रोल, एनसी मशीन के बारे में। तो सबसे पहले आपका एनसी मशीन आया था, एनसी मशीन के बाद सीएनसी आया, सीएनसी के बाद डीएनसी, डीएनसी के बाद एएनसी, एएनसी के बाद एफएमएस, एफएमएस के बाद कैड, कैड के बाद सीएएम, सीएम के बाद सीआईएम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग आजकल के डेट में चल रहा है। और सबसे पहले आपका नॉन कन्वेंशनल आया था एनसी मशीन। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कन्वेंशनल मशीनिंग और एडवांस मशीनिंग में। तो कन्वेंशनल मशीनिंग में आपके कंपोनेंट ड्राइंग होते हैं, उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑपरेशन होता है, उसके बाद मशीन होता है और उसके बाद आपके फाइनल कंपोनेंट होते हैं और ऑपरेटर और मशीन के बीच में आपका फीडबैक लगा रहता है। ये आपका जो है सिनेरियो है। इसके बाद इसमें कंपोनेंट ड्राइंग होता है, प्रोसेस प्लानिंग और एडवांस मशीनिंग में कंपोनेंट ड्राइंग, प्रोसेस प्लानिंग, प्रोग्रामर, टेप प्रिपरेशन, कंट्रोल यूनिट, मशीन और फाइनल ऑब्जेक्ट। कंट्रोल और मशीन के बीच में इसमें फीडबैक लगा रहता है। देखिए आपके कन्वेंशनल मशीनिंग जो है आपके हार्ड ऑटोमेशन के टाइप में आएंगे कन्वेंशनल मशीनिंग। वैसे मशीन जो मैकेनिकल पावर का उपयोग करके चलाया जाता है उसे कन्वेंशनल मशीनिंग कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग और कन्वेंशनल मशीनिंग। तो कन्वेंशनल मशीनिंग में मैकेनिकल पावर का उपयोग किया जा सकता है और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में जो आपके बहुत सारे एनर्जी का उपयोग किया जाता है, जैसे लेज़र लाइट का उपयोग करके किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करके किया जाता है, जैसे एनसीएम, ईडीएम, ईसीएम, ये सब आपके एडवांस मशीनिंग में आते हैं। और लेथ और टर्निंग जो है, टर्निंग, ग्राइंडिंग, ये सब आपके कन्वेंशनल मशीनिंग में आते हैं। तो ये थे आपके कन्वेंशनल मशीनिंग और एडवांस मशीनिंग यानी कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के प्रोसेस फोलियो, यानी कि इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है आपके मेन कंपोनेंट ऑफ एनसी यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल, मेन एलिमेंट ऑफ एनसी मशीन। एनसी मशीन के मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो टेप, सीपीयू, ड्राइव यूनिट, मैग्नेटिक बॉक्स, मैनुअल कंट्रोल यूनिट और फीडबैक यूनिट। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर में पूछ सकते हैं कि मेन एलिमेंट ऑफ एनसी मशीन क्या होते हैं और इन सभी को आप डिफाइन कीजिए। तो ये आपके 6 मेन एलिमेंट होते हैं और इन सभी को आप डिफाइन करना होता है। उसके बाद है आपके इसके चार्ट की कैसे कैसे ये वर्क करता है, यानी कि लेआउट। सबसे पहले आपके मोटर है, मोटर के बाद मशीन लगा हुआ है, मशीन से कंट्रोल यूनिट पे जाएगा और कंट्रोल यूनिट से आपके मैग्नेटिक बॉक्स में आएगा, मैग्नेटिक बॉक्स से फिर मशीन में जाता है और इधर आपके टेप लगे हुए होते हैं और मोटर से सीधे आपके कंट्रोल यूनिट में। मोटर को कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट ही ना कंट्रोल करेगा, तो मोटर का जो है कंट्रोल यूनिट से कनेक्शन रहता है। इट इज़ यूज फॉर टर्निंग एंड कंट्रोल फीड। मैग्नेटिक बॉक्स जो है आपके टर्निंग और कंट्रोल फीड के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद मोटर जो है आपके इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मोटर होते हैं वो देख लीजिए। एक होता है आपका इंडक्शन मोटर, एक होता है स्टेपर मोटर और एक होता है सर्वो मोटर। इंडक्शन मोटर जो है कांस्टेंट आरपीएम में होता है, रन करता है। स्टेपर मोटर जो है आपका वेरिएबल आरपीएम में पे रन करता है और सर्वो मोटर भी जो है आपके वेरिएबल आरपीएम पे रन करता है। इट गिव्स कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी। इंडक्शन मोटर मैकेनिकल एनर्जी देता है और स्टेपर मोटर भी मैकेनिकल एनर्जी देता है और ये जो है
ये भी मैकेनिकल एनर्जी को देता है। इट इज़ नॉट यूज इन एडवांस मशीनिंग, यानी कि एनसी और सीएनसी में इंडक्शन मोटर का यूज नहीं किया जाता, और स्टेपर और सर्वो मोटर जो है एनसी और सीएनसी मशीनिंग में यूज किया जाता है। आपके तीनों के डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं कि इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है आपके पोजीशनिंग सिस्टम इन एनसी और सीएनसी मशीनिंग। तो पोजीशनिंग सिस्टम आपके 3 प्रकार के पोजीशनिंग होते हैं सीएनसी और एनसी मशीनिंग में। एक होते हैं आपके पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम, दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन पोजीशनिंग सिस्टम, और थर्ड होता है कंटूर और कंटिन्यूअस पोजीशनिंग सिस्टम। पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, तो इन दिस सिस्टम मशीन टूल स्लाइड्स एंड रीच एट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड कोऑर्डिनेट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, किसमें, पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम में। द मशीनिंग इज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ओनली, देयर इज नो मशीनिंग इन बिटवीन, हेंस देयर विल बी ए रैपिड मूवमेंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के बीच में कोई मशीनिंग नहीं होगा आपका, और यहाँ पे रैपिड मूवमेंट होता है। दिस इज सुइटेबल फॉर ड्रिलिंग, ये सुइटेबल होता है आपके ड्रिलिंग के लिए, पंचिंग के लिए, रिपीटिंग के लिए, स्पॉट वेल्डिंग और इटीसी। इसके बाद है आपके स्ट्रेट लाइन पोजीशनिंग सिस्टम। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम, ये जो है आपके पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम का एक्सटेंशन है, यानी कि विस्तार रूप है। विथ अ कोहेशन ऑफ मशीनिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इसमें आपको मशीनिंग जो है स्ट्रेट लाइन में किया जाता है। दिस इज सुइटेबल फॉर टर्निंग, मिलिंग, फेसिंग, आर्क वेल्डिंग, इटीसी। इसको जो है टर्निंग, मिलिंग और फेसिंग और आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपके कंटिन्यूअस पोजीशनिंग सिस्टम। दिस सिस्टम जनरेट्स कंटिन्यूअस कंट्रोल मूवमेंट एंड इनेबल्स मशीनिंग ऑफ प्रोफाइल्स लाइक कंटूर्स और कर्व्स, यानी कि कर्व्स बनाना हो तो आपको कंटिन्यूअस मशीनिंग पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना होगा। स्ट्रेट लाइन पोजीशनिंग सिस्टम में टर्निंग, मिलिंग और फेसिंग का उपयोग किया जाता है, और पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम में आपके ड्रिलिंग, पंचिंग, रिपीटिंग, यानी कि वैसा जो एक पॉइंट पे किया जा सकता है उसको पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम से किया जाता है। जो स्ट्रेट लाइन में किया जाए उसे स्ट्रेट लाइन पोजीशनिंग सिस्टम से किया जाता है, और जिसको सर्कल किया जा सके उसको कंटिन्यूअस पोजीशनिंग सिस्टम से किया जाता है। उसके बाद आपके 2 प्रकार के इंटरपोलेशन होते हैं, 3 प्रकार के इंटरपोलेशन होते हैं। तो इंटरपोलेशन जो है कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ मेथड बाई विच सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन सिस्टम में सिस्टम जो है एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है, उसको हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं। 3 प्रकार के इंटरपोलेशन होते हैं, एक आपके लीनियर इंटरपोलेशन होते हैं, एक सर्कुलर होते हैं और एक पैराबोलिक होते हैं। देयर 3 टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन। उसके बाद आपके होते हैं मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैसे किया जा सके, तो प्रोग्रामिंग के मेथड 2 होते हैं, एक होते हैं आपके एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग और एक होते हैं इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग। जैसे एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग जो है आपके, इन एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग द कमांड गिवन टू द टूल इज टेकन फाइनल पोजीशन इरेस्पेक्टिव टू प्रीवियस पोजीशन ऑफ द टूल, यानी कि फाइनल पोजीशन जो आपका इसमें दिया जाता है उसको जो है आपके प्रीवियस, यानी कि जो पोजीशन पहले दिया रहता है उससे कंसीडर किया जाता है। इन एनसी और सीएनसी प्रोग्रामिंग इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज G19, यानी कि एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग जो है G19 के द्वारा आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको G19 लिखना है। वेयर G इज द प्रेपरेटरी कोड। G जो है कौन सा कोड है, प्रेपरेटरी कोड है। फंक्शन फॉर एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग डेटम विल बी ऑलवेज सेम, इसका डेटम जो है इनिशियल पोजीशन जो है हमेशा सेम होता है। उसके बाद है आपके इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग। इन इंक्रीमेंटल मोड ऑफ डायमेंशनिंग द कमांड गिवन टू द टूल इज टेकन एज द इंक्रीमेंटल वैल्यू फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड G91। इंक्रीमेंटल डायमेंशन को किससे डिनोट किया जाता है, G91 से डिनोट किया जाता है। इन दिस द लास्ट कोऑर्डिनेट विल बी द रेफरेंस फ्रॉम अदर। लास्ट कोऑर्डिनेट जो होता है इसका रेफरेंस होता है किसका, अदर का, यानी कि जो नेक्स्ट आप करने वाले हैं उसका रेफरेंस जो है लास्ट कोऑर्डिनेट होता है। यानी कि देखिए अगर आपको ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो आप इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। तो अगर इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग में आपको जाना है 4 पे जाना है और आप 3 पे हैं तो 3 से 4 पे जाइएगा,
किससे 3 से 4 पे जाइएगा आप इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग में। लेकिन आपको अगर एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग बोल रहा है, तो 1 से अगर 4 पे आपको जाना है, तो अगर आप 3 पे हैं तो पहले आप 3 से 1 पे जाइएगा और फिर 1 से आप 4 पे जाइएगा। तो ये आपका एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग होता है, यानी कि आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही शुरू करना पड़ता है किसमें, एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग में। लेकिन इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग में जो है, पीछे जो इसके पहले जो जहाँ आप थे, जिस कोऑर्डिनेट में थे, वहाँ से प्रेफर करके आपको नेक्स्ट स्टेप में भेजा जाता है, उसको आपको इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे अभी पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे वो पहले वाला वीडियो भी जाके देख लें और टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से उससे जुड़ जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको इसका नोट्स जो है मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।